हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स, और टाइप्स में हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। लास्ट हमने कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स, दैट को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन बट। ठीक है, ज़्यादातर आप बुक्स में इसको जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलता है आपको, ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, या फिर हम ये सोचते हैं कि बट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कैसे कर सकता है। बट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कैसे कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बट जो है आपका 3 चीज़ों का काम कर सकता है, और वो कौन कौन सा है। बट आपका कंजंक्शन का काम कर सकता है, बट आपके प्रीपोजिशन का काम कर सकता है, और बट आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर सकता है। जैसे हमने दैट की चीज़ें देखी थी, दैट जो है वो अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है, ऐसे ही आपका बट भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या अलग अलग का काम कर सकता है। कंजंक्शन का काम कर सकता है, प्रीपोजिशन का काम कर सकता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर सकता है। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि ये कंजंक्शन का जब काम करेगा तो आपके पास इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा होगा, किंतु या फिर परंतु। किंतु या फिर परंतु कंजंक्शन का मीनिंग हमारे पास निकल के आएगा। लेकिन जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग हमारे पास निकल के आता है स्टूडेंट्स के अलावा। के अलावा प्रीपोजिशन, जब बट प्रीपोजिशन का काम करता है तो मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आता है, के अलावा। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो भी हमारे पास मीनिंग क्या निकल के आता है, के अलावा निकल के आता है। तो अब मीनिंग अगर दोनों जगह सेम है, प्रीपोजिशन में और रिलेटिव प्रोनाउन में, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एक बार ये नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ही, या फिर ऐसे बोलो, अगर मैं बोलूं आई इन्वाइटेड हिम बट ही did not come. I invited him but he did not come. मैंने उसे इनवाइट किया किंतु वो नहीं आया। अब देखो मीनिंग क्या आ रहा है, के अलावा आ रहा है या किंतु मीनिंग निकल के आ रहा है। बिल्कुल किंतु मीनिंग निकल के आ रहा है। एक क्लोज मुझे ये दिख रहा है, एक क्लोज मुझे ये दिख रहा है। इन दोनों क्लोजेस को सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, कोई भी रिलेशन या एंटीसीडेंट को रिलेट करने का काम नहीं कर रहा है। और अगर एंटीसीडेंट को रिलेट करने का काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये बट जो है वो हिम के लिए यूज नहीं हो रहा, हिम के लिए यूज नहीं हो रहा, सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। और सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है। ये क्या होगा आपका, ये कंजंक्शन है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं एवरीबडी बट हिम, एवरीबडी बट हिम वॉज देयर। हर कोई वहां था उसके अलावा, हर कोई वहां था उसके अलावा, उसके अलावा वहां हर कोई प्रेजेंट था। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं बट की, तो बट किसकी तरह यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है। और हमें पता है जब प्रीपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट आ गया तो ये मिलके क्या बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें पता है हमेशा ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम सेंटेंस में से हटा भी सकते हैं। तो बट हिम को अगर मैं हटा भी दूं तो मेरे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीबडी वाज देयर, हर कोई वहां था, लेकिन मुझे दिखाना था कि ये नहीं था, इसके अलावा हर कोई वहां था, तो मैंने क्या लिख दिया, बट हिम। तो यहाँ पे अगर मैं बट की बात करूं तो बट का मीनिंग मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, के अलावा। वापस से ये जो बट है वो मैंने एवरीबडी एंटीसीडेंट के लिए यूज नहीं किया है, और एंटीसीडेंट के लिए यूज नहीं किया है तो ये सिर्फ प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। तो आपको डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए कि कब हम उसको के अलावा मीनिंग आ रहा है, कब हम उसको प्रीपोजिशन बोलेंगे और कब रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्योंकि जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो एंटीसीडेंट से रिलेट भी तो करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ एंटीसीडेंट से रिलेट ही नहीं कर रहा, रिलेट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हेडिंग बनाइए, दैट इज बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो बातें हमने सीख ली हैं, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। अब हेडिंग बनाइए बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान रखना कि बट जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है,
बट जब किसका काम करता है स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, तो हमेशा ही ध्यान रखना कि ये हमें नेगेटिव सेंस देता है, या फिर मैं बोलूँ नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ ही आपको ये दिखेगा। किसके साथ दिखेगा, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ दिखेगा, और वहां पे ये बट जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, और उसके बाद आपको दिखेगा नोट। उसके बाद क्या दिखेगा, नोट। दैट मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब और नोट हमेशा इस स्ट्रक्चर पे ही, हमेशा इस स्ट्रक्चर की जगह ही हम बट लगा सकते हैं, और कहीं पे भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बट यूज नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे भी आपको स्ट्रक्चर दिखे दैट प्लस में एक हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट, तो उसको हटा के हम क्या यूज कर सकते हैं, बट। मीनिंग जो है वो दोनों ही सेंटेंस सेम देंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि देयर इज नो मैन दैट डज नॉट टू लिव, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट टू लिव। ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जीना नहीं चाहता, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। देयर इज नो मैन दैट डज नॉट लिव, टू लिव क्यों लिख दिया मैंने, दैट डज नॉट लिव। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, अगर लिखना चाहो तो, दैट डज नॉट विश टू लिव, दैट डज नॉट विश टू लिव। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो, जो जीने की इच्छा ना रखता हो। ठीक है ना। अब देखो मुझे सेंटेंस में क्या दिख रहा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद मुझे एक हेल्पिंग वर्ब दिख रही है डज, और उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, नोट। अभी हमने सीखा कि जब मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट, इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, बट। इसकी जगह क्या यूज कर सकती हूँ, बट। और ये बट मीनिंग किसका देगा, के अलावा का। ये मीनिंग किसका देगा, के अलावा का। तो इस सेंटेंस को मैं और क्या लिख सकती हूँ, देयर इज नो मैन बट विश टू लिव, देयर इज नो मैन बट विश टू लिव। ठीक है, जीने के अलावा, जीने की इच्छा रखने के अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, लिख लीजिए अगर नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग लिखना चाहो, जीने की इच्छा रखने के अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो वही मीनिंग ऊपर वाले सेंटेंस का भी है और वही मीनिंग नीचे वाले सेंटेंस का भी है। ऊपर वाले में भी हम यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो, और नीचे वाले में भी हम यही कह रहे हैं कि जीने की इच्छा रखने के अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है। हमें लगता, हमें हो सकता है हमें ऐसा लगे, हो सकता है हमें पढ़ने में या सुनने में या फिर लिखने में अजीब महसूस हो रहा हो, लेकिन ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। आप दैट डज नॉट से भी सेंटेंस को बना सकते हो और बट से भी सेंटेंस को बना सकते हो। बात समझ में आई। तो जब आपको ये ना दिखे और यहाँ पे बट दिख रहा हो तो मीनिंग क्या आ रहा है, के अलावा, लेकिन यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ध्यान दो क्या था, यहाँ पे विश वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रहा है इस डज की वजह से, क्योंकि डू डज डिड के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डज को हमने हटा ही दिया, दैट मीन्स मैंने बट लगा दिया दैट डज नॉट की जगह पे। अब आपको क्या देखना है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो दैट मीन्स इसका एक एंटीसीडेंट भी होगा, और इसका एंटीसीडेंट कैसा है मुझे ये बता दो, सिंगुलर है या प्लूरल। एंटीसीडेंट यहाँ पे आपको सिंगुलर दिख रहा है, और हमने सीखा था कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी किसका काम करता है, सिंगुलर का ही काम करता है। और अगर ये सिंगुलर का काम करता है तो दैट मीन्स वर्ब भी हमारी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आती है, तो दैट मीन्स मुझे अब विश की जगह क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, विशेस करना पड़ेगा। विश की जगह क्या करना पड़ेगा, विशेस करना पड़ेगा। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर दैट डज नॉट की जगह मुझे बट दे दिया गया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आगे वर्ब जरूर चेक करनी पड़ेगी कि अब मेरी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो ये हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, जो भी हमें एंटीसीडेंट गिवन है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर गिवन है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल गिवन है तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि जो बीच में जो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है आपका वो एंटीसीडेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। समझ में आया। चलिए एक दो एग्जांपल्स और लिख लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक दो सेंटेंसेस और लिखेंगे हम, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके चलिए, स्ट्रक्चर आपको हमेशा ही ऐसा ही देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर आपको हमेशा ऐसा ही देखने मिलेगा जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन की आप बात कर रहे हो। बट देयर इज नो ट्री दैट
देयर इज नो ट्री दैट के लिए हम पढ़ चुके हैं, ये पर्सन एनिमल थिंग हर चीज के लिए आ सकता है। देयर इज नो ट्री दैट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन, देयर इज नो ट्री दैट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन, ऐसा कोई भी ट्री नहीं है जो ऑक्सीजन रिलीज ना करता हो, जो ऑक्सीजन रिलीज ना करता हो। तो हमें पता है ये दैट किसके लिए यूज हो रहा है, ट्री के लिए। तो अब मुझे दिख रहा है दैट डज नॉट, इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, बट यूज कर सकती हूँ। तो इसी सेंटेंस को मैं और क्या लिख सकती हूँ, देयर इज नो ट्री बट टू रिलीज, सॉरी बट टू क्यों लगा दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, बट रिलीज ऑक्सीजन, बट रिलीज ऑक्सीजन। अब देखो एंटीसीडेंट कैसा है, एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो मुझे वर्ब भी कैसे यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी। वर्ब मुझे कैसे यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको दैट हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट दिख रहा है, हम उसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन बट यूज कर सकते हैं, और हमें वर्ब चेक करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स आपके बट का। तो बट कंजंक्शन का काम भी कर सकता है, प्रीपोजिशन का काम भी कर सकता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर सकता है। क्लियर सभी को? चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वेयर व्हेन हाउ, वेयर व्हेन हाउ। कर दो इसको रब। चलिए नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे वेयर व्हेन हाउ, वेयर व्हेन हाउ। इनको हम एडवर्ब्स में भी पढ़ेंगे, एडवर्ब की बात तब करेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे। तो हमें पता है वेयर से हम क्या दिखाते हैं स्टूडेंट्स, प्लेस। व्हेन से हम क्या दिखाते हैं, टाइम। और हाउ से हम क्या दिखाते हैं, मैनर, किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है ना। तो वेयर प्लेस दिखाएगा, व्हेन टाइम दिखाएगा, और हाउ क्या दिखाएगा, आपका मैनर दिखाएगा। तो जब ये एज अ कंजंक्शन, दैट मीन्स दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये एंटीसीडेंट के लिए भी यूज हो रहे हैं, तो हम इनको और क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको आई नो द प्लेस वेयर शी वेंट येस्टरडे, आई नो द प्लेस वेयर शी वेंट येस्टरडे, मुझे उस जगह का पता है जहां वो कल गई थी। तो अगर मैं बात करूं तो ये वेयर किसके लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, इस एंटीसीडेंट के लिए, प्लेस के लिए। ये इस प्लेस के लिए यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि वेयर क्या दिखाता है, प्लेस ही दिखाता है। तो मुझे उस जगह का पता है जहां वो गई थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेयर की, तो वेयर आपका क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, क्योंकि यहीं से आगे आपका रिलेटिव क्लोज बनेगा। ठीक है, इसको रिलेटिव एडवर्ब भी कह देते हैं हम लोग, लेकिन एडवर्ब में पढ़ाऊंगी ये, क्योंकि अभी मैंने एडवर्ब की बात नहीं की है। तो अभी अगर आपको ये भी पता है, इतना भी पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, दैट इज इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, वी नो द टाइम when she came, we know the time when she came। हमें वो समय पता है जब वो आई, हमें वो समय पता है जब वो आई। तो अगर मैं बात करूं इस when की, तो ये किस एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि when किसको दिखाने का काम करता है, टाइम को शो करने का बात करता है, टाइम को शो करने का बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, आई नो द मैनर how she does this work, मुझे वो तरीका पता है, मुझे वो तरीका पता है जिस तरीके से वो काम करती है, जैसे वो काम करती है, मुझे वो तरीका पता है जैसे वो काम करती है। तो ये हाउ अगर मैं पूछूं आपसे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, हाउ। तो हाउ भी आपका यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हाउ भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो वेयर व्हेन हाउ ये भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर सकते हैं, ये भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर सकते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, तो
तो अभी तक हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल, मैंने हर जो चीज़ पढ़ाई है आपको हर जगह उसका एग्जाम्पल लिया है, उसी को देखो अब मैं आपको 3 तरीके से लिख के दिखाने वाली हूँ। अगर मैं बोलूँ, लिखिए सेंटेंस, दिस इज द होटल, दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, जिसमें वो रुके थे, ये वो होटल है। इसी सेंटेंस को मैं दैट से भी बना सकती हूँ। जिन्होंने सारे लेक्चर्स लगाए हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या लिख रही हूँ। दैट दे स्टेड इन, दैट दे स्टेड इन। और इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज द होटल, दिस इज द होटल वेयर दे स्टेड। अब हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ पे सीधा ही वेयर से जगह की बात बता रही हूँ, सीधा ही वेयर से जगह की बात बता रही हूँ, प्लेस की बात कर रही हूँ। तो अब मुझे प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे स्टेड वेयर, दे स्टेड इन दी होटल। ठीक है, तो वेयर के लिए हमें वापस से प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा बोल सकते हैं दिस इज द होटल वेयर दे स्टेड। तो वेयर भी बिल्कुल इन विच की जगह पे, दैट की जगह पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आपका यूज हो सकता है। तो तीनों ही सेंटेंस अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो हम अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन एक ही सेंटेंस को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस को दिखाने के लिए हम बिल्कुल एक से ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे एज। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एज। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए एज रिलेटिव प्रोनाउन, एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे एज रिलेटिव प्रोनाउन, एज रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं एज की, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए एंटीसीडेंट, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात कर रहे हैं, एज की। तो एज हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आगे हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन एज की बात कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, ये जो एज रिलेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ये आपके ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप क्या लिख रहे होगे, वर्ब लिख रहे होगे, और इसके बाद आपके पास एक सब्जेक्ट होगा। यही लिखेंगे आप जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। समझ में आया? तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एज सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी वर्ब लिख रहे होंगे। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा दैट मीन्स एक हमारे पास सब्जेक्ट होगा, एक हमारे पास वर्ब होगी, और ये जो एज है यहाँ पे वो इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे होगा, सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अनदर सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट होगा, और ये जो एज होगा हमारा, ये जो एज होगा वो किसका काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा वर्ब के लिए। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एज जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ना, तो ये हमेशा ही रिलेटिव प्रोनाउन सच के साथ पेयर बनाएगा। दैट मीन्स कि जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन एज यूज करना है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में सच आना चाहिए। जब आप सेंटेंस में सच यूज कर रहे हैं तभी ये रिलेटिव प्रोनाउन एज यूज होगा, अदरवाइज हम एज रिलेटिव प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। और इस सच का मीनिंग क्या होगा आपके पास, इस तरह का। इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, इस तरह का, इस तरह का। तो जब ये सच वर्ड होगा हमारे पास तभी हम एज रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। अगर ये सच वर्ड हमारे पास नहीं है सेंटेंस के अंदर तो हम वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन एज को यूज नहीं कर सकते।
एज को यूज नहीं कर सकते। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं कि किस तरीके से। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एज रिलेटिव प्रोनाउन तभी यूज होगा जब हमारे पास सेंटेंस में सच आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ही इज द मैन हु, या फिर एज हेल्प्स दी पुअर। दी पुअर का मतलब यहाँ पे क्या है? पुअर गरीब लोगों से है, गरीब लोगों से है, एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो मैंने बोला ही इज द मैन हु एज हेल्प्स द पुअर, ये वो इंसान है जो गरीब लोगों की मदद करता है। तो मुझे बताओ क्या सेंटेंस में कहीं भी सच वर्ड यूज हो रहा है? नहीं। तो दैट मीन्स हम एज को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करना पड़ेगा? हु यूज करना पड़ेगा, या फिर मैं दैट भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं ही इज सच अ मैन हु, या फिर एज हेल्प्स दी पुअर। ही इज सच अ मैन हु, या फिर एज हेल्प्स दी पुअर, दैट मीन्स वो इस तरह का आदमी है, वो इस तरह का आदमी है जो गरीब लोगों की मदद करता है, जो गरीब लोगों की मदद करता है। तो अब मुझे सेंटेंस में क्या दिखाई दे गया? सच। और मुझे सेंटेंस में सच दिखाई दे गया, दैट मीन्स अब मुझे रिलेटिव प्रोनाउन एज ही यूज करना पड़ेगा। अब हम हु को यूज नहीं कर सकते। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब हम दैट को भी यूज नहीं कर सकते। तो जब भी आपको सेंटेंस में सच वर्ड दिख जाए तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन एज ही यूज होगा, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज नहीं कर सकते। हु और दैट दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एज सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का, तो ये एज जो है वो इस मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस हेल्प्स के पास कोई और सब्जेक्ट भी नहीं है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एज जो है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिन्होंने स्टार्टिंग से रिलेटिव प्रोनाउन पूरा लगाया है उनको ये बात इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और लिखेंगे। दिस इज सच एन ईजी क्वेश्चन, दिस इज सच एन ईजी क्वेश्चन which that as any student can solve. This is such an easy question. This is such an easy question which that, या फिर as any student can solve. Any student can solve. ठीक है, हम कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि इसको सॉल्व कर दो भाई, ये क्या होगा? 2+2, इसको सॉल्व कर दो। आप मैम क्या इतना इजी से क्वेश्चन, इतना इजी से क्वेश्चन, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा। दैट मीन्स इस तरह का क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर देगा, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन विच दैट एज एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो मुझे सेंटेंस में क्या दिखा? दैट इज सच। अब सच है और क्वेश्चन एक थिंग है, तो इसके लिए विच भी आ सकता था पर नहीं आ सकता, क्यों? सच वर्ड आ रहा है। दैट भी आ सकता था पर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सच आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या सही होगा? एज। ये किसकी वजह से हो रहा है? सच की वजह से। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं एज जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का, वर्ब मुझे क्या दिखाई दे रही है? सोल्व। इसके लिए इससे पहले मुझे सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट। तो अगर सब्जेक्ट मुझे ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे एज जो है वो किसका काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। एनी स्टूडेंट कैन सोल्व, एज को अगर मैं पीछे ले जाऊं, एनी स्टूडेंट कैन सोल्व, एज को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन को। तो एज की जगह पे अगर मैं एज की जगह पे मैं क्वेश्चन लिख दूं तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही बनेगा, एनी स्टूडेंट कैन सोल्व एन इजी क्वेश्चन। समझ में आया? तो यहाँ पे एज जो है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो आपको हर बात सेंटेंस के बारे में हर बात पता होनी चाहिए। आपको लगता है रिलेटिव प्रोनाउन इतने दिन से चल रहा है, बिल्कुल चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन। और मैं आपका एक भी ऐसा पॉइंट छोड़ने वाली नहीं हूँ कि जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाए और आपको उसके बारे में ना पता हो। आप चाहे किसी भी लेवल तक का एग्जाम दे दीजिए, हर क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हर क्वेश्चन आपको, हर कॉन्सेप्ट आपको इन्हीं में से मिलने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो बस आपको सारी चीज़ें सीखते हुए चले जाना है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल की तैयारी कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे चीज़ों को देख रहा है, उसको किस लेवल की चीज़ें चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके उस एडवांस लेवल तक की चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपका किसी भी एग्जाम पे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, ग्रामर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जितने भी चीज़ें बता रही हूँ ईमानदारी से मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो बस आपको सिर्फ सीखते हुए चले जाना है साथ साथ, और इनको रिवाइज जरूर करना है। और अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल आएगी स्टूडेंट्स। समझ में आया?
आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सच के साथ तो दैट भी हम यूज़ कर लेते हैं। सच के साथ क्या यूज़ कर लेते हैं? दैट भी यूज़ कर लेते हैं। फिर दैट हमने काट क्यों दिया? तो वो नोट बना के लिखेंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन, आपकी जो क्वेरी हो सकती है वो भी नहीं छोड़ रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे जरूर कि हमारी ये क्वेरी रह गई, ये डाउट रह गया। फिर उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से मुझसे पूछिए कि अब भी ये डाउट रह गया, लेकिन पूछेंगे जरूर। तो हमने देखा कि सच के साथ हम एज भी यूज कर लेते हैं और सच के साथ हम दैट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि सच के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज कर रहे थे? एज। बस यही डिफरेंस है, यही दिमाग में आपको बैठाना है कि सच के लिए एज हम तब यूज करेंगे जब हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। सच के साथ हम एज कब यूज करेंगे? जब हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। और सच के साथ हम दैट तब यूज करेंगे जब हमें सिर्फ कंजंक्शन की जरूरत है। दैट मीन्स कि जब हमें सिर्फ उनको जोड़ने की जरूरत है, उनके बीच में रिलेशन बताने की जरूरत नहीं है, एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कराने की जरूरत नहीं है, उस केस में हम सच के साथ क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। जो अभी सेंटेंस लिखा था उसी को लिख रही हूं। मैंने क्या लिखा था? दिस इज सच एन easy question. This is such an easy question that या फिर as any student can solve it. That any student can solve it. ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकता है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, सच आ रहा है, हमने रट्टा कि हमारा सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन एज ही यूज होता है। अब ये तो चेक करो कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि मुझे यहाँ पे सच के लिए मैं एज भी यूज कर सकती हूँ, सच के लिए मैं दैट भी यूज कर सकती हूँ। तो मुझे ये देखना है मुझे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है या खाली कंजंक्शन की जरूरत है। तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी सेंटेंस लिखा गया है या कंजंक्शन के बाद जो भी क्लॉज आपके पास लिखा गया है वो देखो पूरा उसमें सारी चीजें पूरी हैं या नहीं। तो अगर मैं खाली ये वाला क्लॉज देखूं, एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, मेरे पास सब्जेक्ट भी गिवन है, मेरे पास सब्जेक्ट भी गिवन है और कैन सॉल्व इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी पहले से गिवन है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हमारे पास पहले से गिवन है। और अगर मैं बात करूं, ये इट जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? क्वेश्चन के लिए। ये किसके लिए यूज हो रहा है? क्वेश्चन के लिए। तो जब मेरे पास क्लोज में सब्जेक्ट भी गिवन है और ऑब्जेक्ट भी सबसे पहले गिवन है, तो मुझे बताओ, मुझे अब खाली कंजंक्शन की जरूरत है या रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है? बिल्कुल, अब हमें सिर्फ कंजंक्शन की जरूरत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए मुझे एज चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट पहले से ही लिख दिया है। ऑब्जेक्ट मैंने पहले से ही लिख दिया है जो इस क्वेश्चन को ही दिखा रहा है। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि अब मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट मुझे पहले से गिवन है। और हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, अब मुझे खाली कंजंक्शन की जरूरत थी। अब मुझे खाली कंजंक्शन की जरूरत थी, तो सच के साथ मैंने क्या यूज किया? दैट यूज किया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसकी दैट की आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली जाए तो वो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो पार्ट ऑफ स्पीच आपकी क्या है? कंजंक्शन है। और दैट में मैंने आपको लिखवा के छोड़ा था, दैट कंजंक्शन का काम भी कर सकता है, डेटर्मिनर का काम भी कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम भी कर सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर सकता है। तो ये वो एग्जांपल है जहां पे दैट सिर्फ कंजंक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाए तो ये खाली कंजंक्शन है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट भी हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास पहले से गिवन है। तो यहाँ पे दैट सिर्फ एज तो आ ही नहीं सकता, एज तो आ ही नहीं सकता, और दैट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट बना के, देन हम बात आगे करते हैं। फिर हम बात आगे करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मैं कहूँ सारे रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन सा पर्टिकुलर वर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन एज आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आगे की पूरी बात सुनना मैं क्या बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रह गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, वो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ से भी नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके पास, उसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटिव प्रोनाउन के देखेंगे, उसके बाद हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखने के बाद मुझे बताएं, जो कमेंट करके बताया जरूर किया करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाया करो और वीडियो को आगे शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछेंगे जरूर, कमेंट करके फेसबुक पे पूछ सकते हो, ठीक है, या कहीं मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।